पूनम और तरुण एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और अपनी जिंदगी एक साथ बिताना चाहते थे। तरुण, तुमने अपने घर में मेरे बारे में सबको बता दिया है ना? तुम्हारे मम्मी पापा को इस रिश्ते से कोई ऐतराज़ तो नहीं है ना? देखो पूनम, मेरे मम्मी पापा इस दुनिया में नहीं है। मेरे चाचा चाची ने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है और उन्हें इस बात से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं किससे शादी कर रहा हूँ। जब से मेरी जॉब लगी है उन्होंने इनडायरेक्टली मुझे अब अपनी जिम्मेदारी खुद संभालने के लिए कह दिया है। इसका मतलब तुम्हारे चाचा चाची हमारी शादी में नहीं आएंगे? अरे अगर उन्होंने ही तुम्हें पाला पोसा है तो एक तरह से तो वही तुम्हारे माँ बाप हुए ना। उनके आशीर्वाद के बिना हमारी शादी कैसे हो सकती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं उन्हें पसंद नहीं हूँ, इसलिए उन्होंने तुमसे भी रिश्ता ख़त्म कर लिया है और तुम्हें अलग से घर लेने के लिए कह दिया है? अरे बाबा, तुम हर बात का इल्ज़ाम अपने माथे लेना बंद करो। तुम्हारा इन सब में कोई कसूर नहीं है और ठीक ही है ना, इसमें परेशानी क्या है? इतने सालों से वो मेरी जिम्मेदारी उठा रहे थे। अब अगर मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ तो जीवन भर किसी के ऊपर बोझ बने रहने की क्या ज़रूरत है? और ऐसा नहीं है कि उन्होंने मुझसे रिश्ता ख़त्म कर लिया है। मैं अभी भी चाचा चाची से मिलने जाता हूँ। हाँ, बस वो मेरे माता पिता की तरह मेरे ऊपर अधिकार नहीं जताते। तुम मेरी चिंता छोड़ो, ये बताओ तुम्हारे घर में सब लोग तैयार है कि नहीं? मैंने माँ से बात की है, वो इस रिश्ते के लिए तैयार है, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक बार उनसे मिलने के लिए घर आना होगा। अरे हाँ, तो इसमें परेशानी क्या है? चलो अभी चलता हूँ। अरे नहीं बाबा, इतनी भी जल्दी नहीं है कि अभी ही चलने को तैयार होगे तुम। आराम से घर जाओ, मैं माँ से बात करके तुम्हें फ़ोन करके बताऊँगी कि तुम्हें उनसे मिलने के लिए कब आना है। फिर उसी समय शादी की तारीख के बारे में भी बात कर लेंगे। अगर हो सके तो अपने चाचा चाची को साथ में ले आना, मेरी माँ को अच्छा लगेगा। अच्छा बाबा, ठीक है, तुम परेशान मत हो, मैं चाचा चाची से बात करता हूँ। पूनम तरुण के बारे में अपने घर में जाकर बात करती है और 3 दिन बाद मिलने के लिए उसे अपने घर बुलाती है। तरुण पूनम के घर अपने चाचा चाची को लेकर पहुंच जाता है। हमें इस रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं है बहन जी, और वैसे भी एतराज़ करने की गुंजाइश ही कहाँ है। दोनों बच्चों ने पहले ही एक दूसरे को पसंद कर लिया है। अब तो बस आप भी जल्दी से इनको अपना आशीर्वाद दे दीजिए। क्यों नहीं भाई साहब, इतना अच्छा लड़का है तरुण, हमारी बेटी के तो भाग्य ही खुल गए। वरना मुझे तो यही चिंता रहती थी कि बिन बाप की बच्ची को पता नहीं कोई अच्छा रिश्ता मिलेगा भी या नहीं। आप तो जानती है ना भाई साहब, ज़माना कितना ख़राब है। बिन बाप की बेटियों को अच्छे घर के रिश्ते कहाँ स्वीकार करते हैं। अरे बहन जी, जन्म मरण पर किसी का बस थोड़ी ना चलता है। अब तरुण को ही देख लीजिए, इसके तो माता पिता दोनों ही नहीं है। फिर भी आप देख कर बताइए, संस्कारों में कोई कमी है क्या? हमने तो अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी है, बाकी ऊपर वाले के हाथ में है। तो बहन जी, आप जल्दी से बच्चों की शादी की तारीख तय कर लेते हैं। एक बात और कहना चाहती थी बहन जी, हमारे यहाँ से शादी में सिर्फ 5 लोग ही शामिल होंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप लोग शादी धूमधाम से मत करिए, आप जिस तरह से बारात लाना चाहते हैं ला सकते हैं, लेकिन हमारी तरफ से ज़्यादा लोग नहीं आ पाएंगे। अरे बहन जी, कोई बात नहीं है, हमें कोई समस्या नहीं है। अरे हमें इतनी सुंदर बहू मिल रही है, इससे ज़्यादा हमें और क्या चाहिए। जल्द ही दोनों की शादी की तारीख तय हो जाती है और वो दिन भी आ जाता है जब तरुण बारात लेकर पूनम के दरवाजे पर पहुंच जाता है। शादी के फंक्शन के दौरान तरुण महसूस करता है कि पूनम की माँ कहीं भी नज़र नहीं आ रही है। पूनम की तरफ से कुछ गिने चुने 2-4 लोग ही नज़र आ रहे थे और वो सब भी दूर के रिश्तेदार थे। तरुण को ये बात बार बार परेशान कर रही थी। विदाई के समय पूनम की माँ आती भी है तो घूंघट से अपना चेहरा ढक कर। पूनम की विदाई के बाद एक बात मेरे मन में बार बार खटक रही है पूनम। माना कि तुम्हारे पापा नहीं है, लेकिन कम से कम तुम्हारी माँ को तो तुम्हारी शादी में शामिल होना चाहिए था। तुम्हारे लिए तो तुम्हारी माँ ही तुम्हारे पापा और मम्मी दोनों हैं। उन्होंने आज तक तुम्हारे लिए सारे फ़र्ज़ निभाए, तो फिर तुम्हारी शादी में वो क्यों शामिल नहीं हुई? तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम्हारी शादी उनके आशीर्वाद के बिना अधूरी है? इतना ही नहीं, तुम्हारी चाची, दादी, मौसी कोई भी शादी में दिखाई नहीं दिया, जबकि तुम तो अक्सर सबके बारे में मुझसे बातें किया करती थी। आज जब सबसे मिलने का मौका आया तो कोई शादी में ही नहीं आया। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है तरुण कि हमें माँ का आशीर्वाद नहीं मिला? वो चाहे हमारी शादी में शामिल नहीं हुई, लेकिन उनका आशीर्वाद हर पल हमारे साथ ही था। वो हमारी शादी में इसलिए नहीं आई क्योंकि वो मेरे जीवन में कोई अपशगुन नहीं लाना चाहती थी। क्या मतलब है तुम्हारे कहने का? तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए अपशगुनी है? नहीं तरुण, मैं ऐसा नहीं मानती हूँ, लेकिन मेरे परिवार में लोगों की सोच ऐसी ही है। उनका मानना है कि विधवा औरत किसी भी शुभ काम में शामिल नहीं हो सकती। अरे कौन सी सदी में जी रही हो पूनम तुम?
और तुम कैसी बेटी हो अपनी माँ की कि माँ के बिना तुमने 7 फेरे ले लिए? अरे तुम्हें तो समझना चाहिए था। इसका मतलब तुम्हें भी ऐसा लगता है कि तुम्हारी माँ के वहाँ होने से तुम्हारे जीवन में कुछ अशुभ हो सकता था। तुम मुझे अभी भी गलत समझ रहे हो। मैंने कहा ना, मैं ऐसा नहीं मानती, और मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की थी, लेकिन माँ तो क्या, दादी, मौसी, चाची, कोई भी मेरी बात मानने को तैयार नहीं हुआ। वो लोग मेरी लाइफ के साथ किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते थे। पत्नी की बात सुनकर तरुण कुछ देर के लिए शांत हो जाता है। कुछ ही देर में मुंह दिखाई की रस्म शुरू होती है और पूनम उस पर बिजी हो जाती है। अगले 2-3 दिन रस्म और रिवाज पूरे करने में बीत जाते हैं, सारे मेहमानों के वापस लौटने के बाद। पूनम चलो, आज मैं तुम्हें तुम्हारी मम्मी से मिलवा कर लाता हूँ। मैं सामान पैक कर लूँ क्या? हाँ भाई, बिल्कुल पैक कर लो। अब जा रहे हैं तो 8-10 दिन रुक कर ही आएंगे। क्या मतलब, तुम भी मेरे साथ चल रहे हो क्या? अब अगर तुम्हें ऐतराज़ होगा तो नहीं आऊँगा। अरे नहीं, मुझे ऐतराज़ क्यों होगा? उससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो ठीक है, फिर मेरा भी सामान पैक कर लो। सामान पैक करने के बाद वे दोनों शाम तक पूनम के घर पहुंच गए। पूनम के घर पहुंचकर, अरे चाची जी, बिग बॉस लगाइए ना। जब से आया हूँ टीवी पर भजन चल रहा है। आप लोग बिग बॉस नहीं देखते हैं क्या? बिग बॉस, ये क्या होता है बेटा? मैं तो नाम भी पहली बार सुन रही हूँ। अच्छा, तो कोई और सीरियल देखते होंगे आप लोग। अरे हाँ, अनुपमा। हाँ, आप लोगों की एज के लोग तो अनुपमा बहुत पसंद करते हैं, वही देखते होंगे ना आप? नहीं बेटा, हमारे घर में टीवी में सिर्फ भजन ही चलते हैं। सीरियल देखना, सिनेमा देखना, ये सब तो हमने बरसों पहले ही छोड़ दिया था। क्या आप लोग टीवी नहीं चलाते हैं? तो एंटरटेनमेंट कैसे होता है आप लोगों का? मनोरंजन कैसे होता है? अरे बेटा, उसका क्या है, हमारा तो आधा दिन पूजा पाठ और भक्ति में बीत जाता है, और अगला जन्म सुधारना है तो ये सब करना ही पड़ेगा। आप लोगों की बातें सुनकर तो मुझे अब ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, क्योंकि मैं तो दिन में एक भी भजन नहीं सुनता हूँ। अरे बेटा, आपकी बात अलग है और हमारी बात अलग। आपके लिए ये सब करना ज़रूरी नहीं है। ये सब नियम तो हमारे जैसी औरतों के लिए बनाए गए हैं। अपनी सास की बात सुनकर तरुण कुछ देर के लिए खामोश हो गया। मम्मी जी, एक बात पूछूं? आप लोग तो घूंघट और पर्दा वगैरह नहीं करते हैं, फिर हमारी विदाई के समय आपने इतना लंबा घूंघट क्यों कर रखा था? आपकी बात एकदम सही है। हमारे यहाँ घूंघट और पर्दा प्रथा का चलन नहीं है, लेकिन आपकी शादी के शुभ काम में मैं अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती थी। मेरी बेटी के जीवन का इतना बड़ा दिन था, मैं नहीं चाहती थी कि मेरी अशुभ परछाई उसके ऊपर पड़े, इसलिए मैंने घूंघट से अपना चेहरा ढक लिया था। और दादी जी, आप, चाची जी, मौसी जी, आप लोग तो शादी में शामिल ही नहीं हुए। वैसे तो ये हमेशा कहती थी कि आपने पूनम को अपनी बेटी की तरह पाल पोस कर बड़ा किया है, लेकिन शादी के समय जब उसके जीवन का इतना बड़ा दिन था, आप में से कोई भी उसके पास नहीं था। आप लोगों को नहीं लगता कि उसे बुरा लगा होगा? उस दिन उसे आपकी बहुत ज़रूरत थी, लेकिन उसका हाथ थामने वाला वहाँ कोई नहीं था। तरुण की बात सुनकर दादी और चाची के चेहरे पर उदासी छा जाती है। ऐसी बात नहीं बेटा कि हमें पूनम की शादी में आने की इच्छा नहीं थी, लेकिन हम क्या करें, जब ऊपर वाले ने ही हमसे ये अधिकार छीन लिया है तो अब हमारा इस पर क्या जोर है। अगर आज तुम्हारे दादाजी या मेरे बेटों में से कोई भी जिंदा होता तो आज हमें ये दिन देखना नहीं पड़ता। मेरी बहू भी रंगीन कपड़े पहन के सजती संवरती, मेरे घर में भी रौनक रहती। अपनी बहू को ऐसा बेरंग जीवन जीता देखकर मुझे कितनी तकलीफ होती है मैं ही जानती हूँ। ये सब बीते ज़माने की बात हो गई दादी। आप ही सोच कर बताइए, ऐसे कितने ही आदमी हैं जिनकी पत्नियां गुजर गई है, तो क्या वो अपना बाकी का सारा जीवन घर की 4 दीवारी में कैद होकर बिताते हैं? क्या वो नौकरी छोड़ देते हैं या दुनिया में उठना बैठना बंद कर देते हैं? एक पुरुष कभी भी अपना जीवन जीना बंद नहीं करता, लेकिन एक औरत पति के जाने के बाद ऐसा नीरस जीवन क्यों जीने लगती है? एक औरत से ही क्यों उम्मीद करते हैं कि वो घर में कैद होकर एक मुर्दे की तरह जीवन जिए? जबकि ज़्यादातर आदमी तो पत्नी की मौत होने के कुछ दिन बाद ही अपना जीवन फिर से जीना शुरू कर देते, और ज़्यादातर लोग तो दूसरी शादी भी कर लेते। तो फिर ये दुख और शोक सिर्फ औरतों के हिस्से में क्यों? ये सब तो समाज के बने हुए नियम है बेटा, इनका पालन तो सबको करना ही पड़ता है। तुम्हारे बड़े बड़े सवालों के जवाब हमारे पास नहीं है, लेकिन हम तो बस वही कर रहे हैं जो बरसों से होता आया है। अरे छोड़ो ना ये सब बातें।
शुभ मौके पर कैसे अशुभ बातें लेकर बैठ गए हैं। आप तो ये मिठाई खाओ, मैंने खास तौर पर आपके लिए बनाई है। हाँ मौसी जी लाई है, आपके हाथ की बनी मिठाई तो मैं ज़रूर खाऊंगा, लेकिन एक शर्त है कि आप सबको भी मेरे साथ बैठकर ही खाना होगा। नहीं बेटा, ये सब शौक़ तो मैंने बहुत साल पहले ही छोड़ दिए हैं। अब तो बस सादा जीवन जी रहे हैं हम लोग। कोई बात नहीं, आप लोगों की मर्जी। अगर आप मुझे मिठाई नहीं खिलाना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं खाऊंगा तभी जब आप लोग भी मेरे साथ बैठकर खाएंगे, वरना आज मैं भूखा ही यहाँ से लौट जाऊंगा। दामाद की बात सुनकर घर में सभी लोग जैसे धर्म संकट में फंस गए थे। बेटा ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं आप हमारे जमाई हैं, आपका मान सम्मान करना फ़र्ज़ है हमारा, लेकिन ऐसी जिद मत करिए। जो नहीं हो सकता उसके लिए हट करने का क्या फ़ायदा। क्यों नहीं हो सकता है दादी जी, सब कुछ हो सकता है। आज तक आप लोगों ने अपना जीवन चाहे जैसे भी जिया हो, लेकिन अब बदलाव का समय है और वो बदलाव मैं आप लोगों के जीवन में ला कर रहूँगा। आप ही बताइए, आप लोग मुझे अपना बेटा समझते हैं कि नहीं? अरे बेटा, समझने की क्या बात है, आप हमारे बेटे ही हो। तो बस आइए बैठिए मेरे साथ, मैं आप सब लोगों को अपने हाथ से मीठा खिलाकर सबका मुंह मीठा कराता हूँ। तरुण के बार बार जिद करने पर अंत में सभी लोग हार मान जाते हैं और सालों बाद तरुण के हाथ से मिठाई खाते हैं। ये हुई ना बात। अब आप सोच कर बताओ दादी, अगर आप लोगों ने मिठाई खा ली तो कौन सा अपशगुन हो गया? अरे क्यों अपने आप को टॉर्चर कर रहे हो आप लोग? और आप खुद सोच कर बताओ, दादाजी, चाचा जी और बाकी सब जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, क्या उन्हें आप लोगों की ऐसी हालत देखकर दुख नहीं होता होगा? क्या कोई भी पति कभी भी अपनी पत्नी को तकलीफ में देखना चाहेगा? फिर आप लोगों ने ऐसा कैसे सोच लिया कि आप लोगों के इस तरह से बेरंग जीवन जीने से उनकी आत्मा को शांति या तृप्ति मिल जाएगी? बल्कि उनकी आत्मा को शांति तब मिलेगी जब आप लोग अपना जीवन खुशी से जिएंगे। आप खुद ही सोचकर बताइए, जिसे आप प्यार करते हैं उन्हें खुश देखना चाहते हैं या दुखी? बेटा, तुम्हारी बड़ी बड़ी बातों के सामने तो कोई टिक ही नहीं सकता। तुम शायद ठीक कह रहे हो। शायद इस तरह से बेरंग जीवन जीकर हम उनकी आत्मा को दुखी पहुंचा रहे हैं। मैं वादा करती हूँ, बाकी लोगों के बारे में तो नहीं कह सकती, लेकिन मैं आपसे ये सफ़ेद कपड़े नहीं पहनूंगी, बल्कि वही रंग पहना करूंगी जो महेश को पसंद थे। अगले दिन जल्दी से सब लोग तैयार हो जाइए। अरे बेटा, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? सरप्राइज है, बस आप सब लोग तैयार हो जाइए, हम सब लोग कहीं चल रहे हैं। अरे बेटा, क्या तैयार होना है हमें? नहा तो हम लोग सुबह 4 बजे ही लेते हैं और कपड़े तो जहाँ भी जाने हैं यही पहन कर जाते हैं। अच्छा चलो ठीक है, आप सब लोग गाड़ी में बैठ जाइए। तरुण दादी, चाची, मौसी और अपनी सासू माँ को गाड़ी में बिठाकर मॉल ले जाता है। ये देखिए, ये लेडीज स्टोर है। पूनम आप सबको ले जाएगी और आप सबकी साइज़ के कपड़े पसंद करवाएगी। और हाँ, मैं ना नहीं सुनने वाला हूँ। अगर आप लोगों ने मुझे अपना बेटा समझा है तो आप लोगों को कपड़े खरीदने ही पड़ेंगे। कुछ देर तक किंतु परंतु करने के बाद में आखिर में सब लोग रंगीन कपड़े खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। शॉपिंग पूरी हो गई ना? अब आप लोग फटाफट से कपड़े चेंज करके आओ, फिर हम लोग मूवी देखने चलेंगे। मुझे पक्का पता है सालों से थिएटर का मुंह नहीं देखा होगा आप लोगों ने। पॉपकॉर्न का टेस्ट याद है क्या आप लोगों को, या वो भी भूल गए? खैर, अगर भूल भी गए तो दिक्कत नहीं है, मैं हूं ना याद दिलाने के लिए। तरुण की बात सुनकर सभी लोग मुस्कुरा देते हैं। उन्हें समझ में आ गया था कि मना करने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं होने वाला, क्योंकि तरुण मानने वालों में से नहीं था। इसलिए घर में सभी ने उसके सामने हथियार डाल दिए थे। अरे भाई, अब भूत बनकर यहीं खड़े रहोगे तो पिक्चर का टाइम निकल जाएगा। इतने सालों बाद फिल्म देखने का मौका मिल रहा है, जल्दी से कपड़े चेंज करके आओ ना सब लोग। मौसी और पूनम के दबाव देने पर बाकी लोग भी जल्दी से कपड़े चेंज करके आते हैं और फिर वो सब फिल्म देखने के लिए निकल जाते हैं। 1 हफ्ते तक ससुराल में रहने के बाद तरुण अब वापस आ गया था। तुम तो जादूगर हो तरुण, जो काम मैं इतने सालों में नहीं कर पाई तुमने कुछ ही दिन में कर दिखाया। तुमने मेरी माँ और पूरे परिवार को जीने का एक नया तरीका सिखाया है। अब उन सबको खुश देखकर मुझे कितना अच्छा लग रहा है, मैं तुम्हें बता नहीं सकती। ये सब तो कहने की बात होती है, पर दिल की किसी कोने में सजने, संवरने और खुश रहने की इच्छा तो सभी में होती है। जीते जी इंसान की इच्छाएं कभी नहीं मर सकती। इस बात को मैं बहुत अच्छी तरह समझता था, इसलिए तो मैंने दामाद होने का पूरा फ़ायदा उठाया और उन सबको एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए फोर्स किया। तुम खुद ही देख लो, सबके चेहरे की रंगत ही बदल गई थी।